हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोग का एम्पल एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आज हम लोग पढ़ेंगे सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया नहीं है। ज्यादातर आपका क्वेश्चन आया है तो वो आया है सीएफटी से। तो सीएफटी को आप लोग अच्छे से समझिए, पढ़िए और उसका क्वेश्चन कैसे बनाना है वो हम बता देंगे। कैसे उसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचाना जाता है वो बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता क्या है, तो इसमें पोस्टुलेट है 5-6, वो देख लेते हैं। तो ये क्या है, The main postulate of this theory are as follow. The central metal loses a fixed number of electron to form number of ion. मतलब क्या होता है, सेंट्रल मेटल जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयन में फॉर्मेशन करेगा। जैसे सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर दिया, Na बना दिया, Na+। तो एक लूज करेगा तब तो सेंट्रल मेटल, जैसे FeCN6 है और इस पे कुछ पावर है। तो Cn ये आयरन जो है वो क्या होगा, इस स्टेट में होगा, आयनिक फ्री स्टेट में होगा, तब तो लिगेंड इस पे आएगा। ठीक है, तब तो बॉन्ड बनेगा। समझ आ रहा है ना। अब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज द वैलेंसी ऑफ द रिजल्टिंग कैटायन। सिंपल, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वन ही तो इसका वैलेंसी बनता था, याद है। सिंपल। In some case, the central metal does not loses the electron or does not become ion. किसी केस में क्या होता है, सेंट्रल मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं और वो आयन नहीं बनता है। ठीक है, the central metal ion or atom makes available a number of empty orbital like s orbital, p orbital, d orbital। क्या होता है कि जब सेंट्रल मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमारा ऑर्बिटल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, मान लीजिए कि ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। शुरू में स्टेबल फॉर्म में इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका दो बॉक्स जो होगा वो खाली हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये एम्प्टी हो गया। वही तो बोल रहा है, द सेंट्रल मेटल आयन और एटम मेक अवेलेबल a number of empty orbital like s orbital, p orbital और d orbital। ठीक है, अगर s से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो s ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, अगर p से लूज हुआ है तो p ऑर्बिटल और d से हुआ है तो d ऑर्बिटल। As the number of ligand approaches toward the central metal, they achieve the fixed geometry and hybridization। सिंपल है, अगर मान लीजिए आयरन ही है, आयरन 2+ है, इसके पास क्या हुआ, लिगेंड आया और लिगेंड आकर बहुत सारा लिगेंड हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, CN हो सकता है और सब जितना लिगेंड पड़े कोई भी आकर इससे क्या हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या देगा, फिक्स ज्योमेट्री बनाएगा, फिक्स ज्योमेट्री बनाएगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सब। और हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp2 sp3। तो वो देखेंगे कि कौन सा कैसे बनाएगा। ठीक है, और वो किसके बेसिस पे होता है, वो नंबर ऑफ लिगेंड के बेसिस पे होता है। तो ये आपका हो गया पोस्टुलेट किसका, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इजी था, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्या कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp बनेगा और sp बनेगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर। ये आपको याद रखना है। अगर 3 बन रहा है तो sp2, अगर 4 बन रहा है तो sp3 या dsp2। ठीक है, तो अगर sp3 बनेगा तो टेट्राहेड्रल और अगर sp2 बनेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे इस तरीके से एम यहां रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा लिगेंड, एक यहाँ लिगेंड रहेगा, एक इधर लिगेंड रहेगा, इस तरीके से। टेट्राहेड्रल तो बता ही दिए हैं, टेट्राहेड्रल कैसे बनता था, इस तरीके से, मेटल आयन ऐसे ऐसे ऐसे, ये टेट्राहेड्रल हो गया। स्क्वायर प्लेनर कल बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, इस तरीके से बनाता है, या हाँ इसी तरीके से बनाएगा। ठीक है, अब है हमारा इस तरीके का हम लोग देखेंगे अभी फिगर कैसे बनता है। फिर हो गया, अगर 5 रहेगा तो sp3d और स्क्वायर पिरामिडल बनता है, या dsp3 बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 में sp3 बनेगा टेट्रागोनल और dsp2 बनेगा तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि कब dsp2 बनता है और कब sp3 बनता है, कब sp3d बनता है, कब dsp3 बनता है। 6 में हमारा sp3d2 और ये 6 कल ही बताया हुआ था कि वो ऑक्टाहेड्रल बनाता है कब, जब इस तरीके का ये मेटल आयन है, यहाँ पे से लिगेंड, यहाँ से लिगेंड, यहाँ से लिगेंड, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आया ना, तो इसी को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा निकलेगा। तो 2 एग्जांपल दिया हुआ है, 2 एग्जांपल में हमारा क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो एक है K4 FeCN6 ये है। तो यहां से सबसे पहले क्या करिए, इसका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, तो कल पिछले लेक्चर में बताए हैं, सेकेंड लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। K4 मतलब K4 अलग हो गया तो एक K पर, एक पोटेशियम पे 1 प्लस आयन, तो 4 पे 4 प्लस, इसका मतलब क्या हो गया FeCN6 पे क्या हो गया -4 आयन आ गया। अब क्या होगा, इसको x मान लीजिए, इसका x ऑक्सीडेशन नंबर है, CN1 होता है -1 इंटू 6 इक्वल टू -4 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, मतलब आयरन पे कितना हमारा चार्ज, आयरन Fe2 प्लस है, आयरन हमारा Fe2 प्लस है। अब हमारा क्या आता है बात कि इसका आप निकालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Fe का आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, Fe का एटॉमिक नंबर होता है आपका 26, तो 26 ऐसे हो जाएगा Fe 26। अभी लिख रहे हैं हम क्या, ग्राउंड स्टेट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ये कैसे लिखेंगे, ये हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, आप लोगों को पता होगा, ये थोड़ा सा बता देते हैं, अगर मान लीजिए भूल गए होंगे आप लोग तो याद रखना चाहिए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर 4s, फिर क्या होता है 4p, फिर 4d, फिर 4f df, फिर 5s 5p 5d 5f। तो ये आपका इस तरीके से लिख लीजिए, और ये आएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इतना तो पता है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है और d में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 1 से 30 तक ही याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे पहले आया 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d6, ठीक है। 3d6 में आपका क्या हो गया, 26 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप इसको याद में रखिएगा, ये इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक बार बता दिए आप लोग, ध्यान में रखिएगा। अब है हमारा क्या, अब हम लोग को निकालना है Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि Fe2 प्लस का उसमें निकालना था। तो Fe2 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, ये वाला 4 वाला, क्योंकि ये हमारा क्यों लूज करेगा, 4s2 इसलिए लूज करेगा क्योंकि हमारा जो आउटर मोस्ट सेल से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। तो थर्ड से पहले बाहर कौन आएगा, अगर अंदर से हमारा क्या होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और लास्ट में हमारा 4 होता है, तो 4 से पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 4 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, और यहां से बनेगा 3d6, ठीक है। 3d6 कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 6 24, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन बचा, 24 इलेक्ट्रॉन है। अब उसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 3d6 से। तो d ऑर्बिटल कैसे बनता है, d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होगा,
इस तरीके से, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, जाएगा, और फिर आपका पेयरिंग होता है। ये तो आपको पता है, क्वांटम नंबर से हम बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है, कि कभी भी पेयरिंग जो होगा वो सबसे पहले सिंगल सिंगल पेयरिंग होता है और फिर जाके डबलिंग होता है, ठीक है। ये हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब है हमारा क्या, अब हम लोग को चाहिए ये वाला K4। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा था K4FeCN होल 6, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, जब ये लिगेंड जो आएगा सीएन जो है लिगेंड है, वो जब आएगा तो लिगेंड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये जो है सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा, पेयर्ड करवा देगा। क्या कर देगा, पेयर्ड करवा देगा, ठीक है, पेयरिंग करवाएगा। क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। ये क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवाने के बाद यहां पे क्या बचेगा, पेयरिंग करवाने के बाद आफ्टर पेयरिंग क्या बचेगा यहां पे, 1 2 3 4 5 6, ये यहां चला जाएगा और ये दोनों इस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 हमारा क्या हो गया, बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया ना। तो हमारा यहां पे 4s खाली है और यहां पे 4p खाली है, ठीक है, ये हमारा इसी में आता है, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, हमारा बन जाएगा इसमें आपका, इसका बन जाएगा D2 खाली है, S इसमें खाली है और P3 इसमें खाली है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा D2sp3। और D2sp3 किसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होता है। समझ में आया कैसे हुआ, फिर से समझाएं। सबसे पहले क्या करना है, मेन जो मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर हमें पता करना है कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो हम लोग डी ऑर्बिटल जो लिखेंगे उसमें पेयरिंग होगा, पेयरिंग करवा देंगे, ठीक है। पेयरिंग एक अच्छा एग्जांपल देते हैं पेयरिंग का, कि अगर मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में 5 बेंच है इस तरीके से, ठीक है, 5 बेंच है, वहां पे दोनों पे क्या है, एक एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, एक एक बच्चा बैठा हुआ है। वहां पे आपका एक लड़का आता है और जो पूरा रॉब झाड़ता है सब पे, तो वो क्या करेगा, अब अगर यहाँ पे वो सबसे मजबूत है तो वो क्या करेगा, सबको पेयर करवा देगा, बोलेगा जाओ तुम पीछे बैठो, तुम 2 2 करके बैठ जाओ, हम अकेले यहाँ पे बेंच पे बैठेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके का लड़का ये भी है सीएन क्या कर रहा है, रॉब झाड़ रहा है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को जाओ तुम पेयर हो जाओ, तो ये 2 2 पेयरिंग करवा दिया, 2 खाली बच गया। तो डी में कितना पेयरिंग हुआ, D2, मतलब 2 बच गया, तो D2, और एस में कितना ऑर्बिटल खाली है, एक ऑर्बिटल, तो एस, और पी में कितना खाली है, P3, तो D2sp3, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना होगा। एक हमारा आता है C4FeCl6, C4FeCl6, इसमें देखिए K4FeCl6, इसमें क्या होगा, इसमें तो सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा Fe2+ का, ठीक है, क्लोरीन -1 वो तो ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग। तो यहां से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 में इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये हो जाएगा 3d6, ठीक है। यहां से इसमें अगर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा क्या है, यहां पे एक बचेगा एस का और एक बचेगा पी का, एक बचेगा एस का और एक बचेगा हमारा पी का, ठीक है।
अब देखिए यहां पे हमारा 3D है, ये 4s है, 4p है और हमारा 4d भी होगा, अगर चाहिए होगा हम लोग को, ये खाली बचा हुआ है तो 4d भी होगा। यहां भी 4d हमें मिला हुआ है, लेकिन हम लोग को तो 6 ही चाहिए ना, क्योंकि 6 ही क्या आता था, लिगेंड आता था। तो एक यहां जाएगा, 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 एक यहां जाएगा। यहां तो जगह नहीं, इसलिए 4d का जरूरत नहीं था। लेकिन यहां पे होगा कैसे, कैसे होगा, यहां पे देखिए 3d है, 4s है, 4p है, 4d है। तो 3d में यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वो वीक लिगेंड में आता है। क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, वीक लिगेंड में। अब आप बोलिएगा कि सर आप बताइए कि लिगेंड हम लोग कैसे पता चलेगा कि वीक लिगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, याद रखिए, समझ जाइए। हम उसका सीरीज बता देंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसी के लिए होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, यहाँ तो पेयरिंग नहीं हुआ तो खाली वाला यहाँ पे जाएगा नहीं, तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ बन जाएगा sp3d2। sp3d2 ये भी क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताएगा। तो आपको बन गया ना। यहाँ पे अभी हम बताए थे आपको कि ऑक्टाहेड्रल में 2 कॉम्प्लेक्स बनता है, 2 तरीके का। एक बनता है sp3d और एक होता है d2sp3। तो इसमें ये बनेगा स्ट्रॉन्ग केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। और ये बनेगा sp3d बनेगा वीक लिगेंड के केस में, वीक लिगेंड के केस में, ठीक है। और जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तो इससे क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो बार बार इसको एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे हम लोग sp3 निकाल दिए। अब आपको बता देते हैं इसी में कि पारामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक क्या होता है। पारामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक क्या होता है। तो पारामैग्नेटिक उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और पारामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक उसे कहेंगे जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, किसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तो समझ में आ ही गया होगा। पारामैग्नेटिक उसे कहेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डाईमैग्नेटिक उसे कहेंगे जिसके पास पारामैग्नेटिक उसे कहेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डाईमैग्नेटिक उसे कहेंगे जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब थोड़ा सा ये क्या है देख लेते हैं। तो इन डाईमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है, द कोबाल्ट आयन इज इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट हैज 3d6। The 6 pair of electron, one from each NH3 molecule, occupy the 6 hybridized group orbital। सिंपल, वो क्या करेगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। Thus the octahedral geometry and dimagnetic because the absence of unpaired electron। यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल है तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा क्या बनाएगा, डाईमैग्नेटिक ही बनाता है, डाईमैग्नेटिक ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे सब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और वीक लिगेंड यहाँ पे देख लीजिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना रहा है, इसलिए पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक, सिंपल। इन द फॉर्म यहाँ पे in the formation of this complex, since the inner d orbital is used in the hybridization, the complex is known as inner orbital or low spin or a spin paired complexes। low spin किसे कहते हैं या inner orbital किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो d ऑर्बिटल में जो मौजूद है उसको क्या कहते हैं, लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अब हमारा उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, ये सिर्फ इस पे दिया हुआ है COFe6 पे। Fe फ्लोरीन हमारा क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, sp3d2 होगा, आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें हाई स्पिन होगा, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल और स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्री स्पिन कहेंगे। एक बात और बता देते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इतना याद रखिए सिंपली कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उसे कहेंगे जिसमें 4d का यूज होगा, जिसमें 3d भरा रहेगा,
3D फील्ड रहेगा। 3D फील्ड किस केस में रहेगा? वीक लिगेंड के केस में, वीक लिगेंड के केस में, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करवा पाता है तो 3D में 3D से आपका कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पाएगा। और लो स्पिन होता है 3D के केस में, जब 3D में आपका वो हो रहा है तो इसको कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पे क्या आएगा? 3D हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा, फुल फील्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है तो लो फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर वीक लिगेंड होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यही एग्जांपल दिया हुआ है, ये से समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑर्बिटल ये दिया हुआ है आपका, ये NiCl4 2-। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हुआ? ये Na2+ आयन के लिए, तो यहां पे क्या हो गया? निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। निकेल का कितना होता है? निकेल का होता है 28, तो 28 होता है। तो यहां पे निकेल का क्या हो रहा है? यहां पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यहाँ 2+ दिया हुआ है, तो Na2+ का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 चल जाएगा 3d। कितना बचेगा? आपका 28 है, उसका 26 होता था, तो इसके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर d ऑर्बिटल बनाए तो d ऑर्बिटल में 5 जाएगा, तो 1 2 3 4 5 5, और फिर सिंगल सिंगल जाएगा तो 1 2 3 8 हो गया। इसके बाद बचा कितना? 2। लेकिन क्लोरीन जो है वो क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो इसके पास है आपका 4s है, फिर 4p है, और यहां पे 4d है, 4d है, इस तरीके से। तो यहां पे आपका क्या होगा? यहां पे क्या होगा आपका? यहां पे आपका 4 ही है, 4 ही क्या है? लिगेंड है, 4 लिगेंड है, मतलब 4 प्लेस को वो कवर करेगा। तो 1 2 3 और 4, तो यहां बनेगा sp3। sp3 किसका था? जल्दी बताइए। sp3 आपको बता देते हैं, यहां पे sp3 था ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर या टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पे 4 के लिए क्या होता है? 4 के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि क्या? टेट्राहेड्रल, तो ये टेट्राहेड्रल दिखाएगा। ठीक है, ये क्या दिखाएगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाएगा। समझ में आया ना? और वही अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो यहां पर भी देख लीजिए, ये भी आप मार्क कर लीजिएगा कि टेट्राहेड्रल जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड के लिए होता है, वीक लिगेंड के लिए होता है, और स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही यहां पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और यहां कोबाल्ट को क्या ले लिया है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिया है, तो यहां पे D2sp2 बनेगा, और ये बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से ले लीजिए। अब है हमारा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एंजप्शन। ये बहुत मतलब ये जो थ्योरी बनाया गया है वो बहुत एज्यूम करके बनाया गया है। ठीक है, कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ये होगा। ठीक है, इस तरीके से एज्यूम किया गया है। ठीक है, तो it does not give quantitative interpretation of magnetic data। ठीक है, कोई क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब मैग्नेटिक डाटा का इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है। It does not explain the color exhibit by the coordination number। ये कोई कलर के बारे में बताया नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर कैसा होगा। It does not give the quantitative interpretation of thermodynamic kinetic stability of coordination compound। ठीक है, it does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar of the four coordination complex। ये ऐसा कुछ बताया नहीं था। It does not distinguish between weak and strong ligand। ठीक है,
तो ये सब कुछ कुछ आप लोग याद करके चल जाइएगा। अगर एग्जाम में आया तो 2-3 पॉइंट लिख के आ जाइएगा, क्योंकि आएगा तो 1-2 नंबर का ही आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। मेनली से क्वेश्चन पूछेगा आपका क्या, नोमेनक्लेचर से 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म रहता है, और फिर इसका एक आएगा क्या, आपका नोमेनक्लेचर तो दे देगा और उसका बोलेगा कि आप इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा दिए हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आपको बताना है, हम बता देंगे आपको। अब है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, CFT। CFT VVI मार लीजिए, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन इससे भी बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता क्या है। तो देखिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं, द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो, द लिगेंड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। A ligand anion becomes simply a point of negative charge, a neutral molecule with its electron pair that is donate the metal atom is replaced by the negative charge representing the negative end of the molecular dipole. In the electric field, these negative charge, the 5d orbital have exactly the same energy they have generated. ये सब कुछ कुछ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब कोई पूछता नहीं है, जो पूछेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, when the ligand approaches toward the metal atom or ion, the metal orbital loses their degeneracy. After losing the degeneracy, they split into 2 different energy level, ठीक है। क्या होता है कि हमारा d ऑर्बिटल होता है इसमें, ये दोनों का मतलब समझाते हैं, बाकी ऊपर फालतू ही था। यहां पे डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें 5 होता है हमारा, डी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इसको सबका नाम आपको बता देते हैं, इसको कहते हैं DXY, DYZ, DZX। ये दोनों का इंपॉर्टेंट है, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों जो होता है वो आपका हायर एनर्जी लेवल का होता है, ये जो होता है हायर एनर्जी लेवल का होता है, हायर एनर्जी लेवल का होता है। तो जब एनर्जी हम लोग देंगे तो ये क्या होता है, 2 भाग में स्प्लिट कर जाता है। जब इसको एनर्जी दिया जाएगा, ठीक है, डी ऑर्बिटल को एनर्जी दिया जाएगा तो ये 2 भाग में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। एक बन जाएगा इस तरीके से DXY, DYZ और DZX, और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। एक केस ऐसा आएगा जब ये नीचे आ जाएगा, ये वाला चीज, ये वाला भाग नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 केस बनेगा, एक T2G और EG बनता है केस, ठीक है। तो वो हम लोग आके बताएंगे। यहाँ पे देखिए, आफ्टर द लूजिंग द डीजेनरेसी दे स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल। यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में क्या हो गया, बट गया है। दिस इज वन इज नोन एज T2G और अदर इज नोन एज EG, ठीक है। तो जब T2G होता है वो होता है लोअर एनर्जी लेवल का, और EG जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल का। तो बस CFT में आपको यही ध्यान देना है, ये वाला 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड जो होगा वो अप्रोच करेगा मेटल को, लिगेंड क्या करेगा, मेटल को अप्रोच करेगा, तो हमारा डीजेनरेसी क्रिएट होता है, डीजेनरेसी क्रिएट होता है और डीजेनरेट होगा, मतलब एनर्जी लूज होता है, ठीक है। और एनर्जी लूज होने के कारण वो स्प्लिटिंग होता है ऑर्बिटल में, और ये 2 भाग में ऑर्बिटल टूट जाएगा। यहां तक समझ में आया। और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी कहते हैं, जिसमें स्प्लिटिंग होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, सॉरी डी ऑर्बिटल का, ठीक है। The extent of a splitting of metal d orbital determines the magnetic and spectroscopic property of the complex। ये क्या बताता है, और यहां पे बताया जाता है कि CFT जो है मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब अभी बताएंगे क्या होता है।
यहां पे बता देते हैं आपको कि कैसे लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो कब हमारा ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, मतलब दो भाग वाला पार्ट ऊपर जाएगा और कब वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो दो डायग्राम है, इस डायग्राम में तो आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जो बना रहे हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, शुरू में हमारा क्या है, ये डी और वाई, डी ब्लॉक एलिमेंट है ऐसे, ये आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, यहां से डी एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसका स्प्लिटिंग हुआ। ठीक है, जब एनर्जी बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। तो ऊपर जाकर ये क्या होगा, स्प्लिट करेगा। अभी सिंपल इसको बना देते हैं, यहां पे स्प्लिट करवाएंगे इसको। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, पेन ले लेते हैं दूसरा, यहां हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ये दो केस बनता है, एक होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्रा TETRA टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के समय क्या होगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के समय होगा क्या। तो अभी हम बता रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के समय। ठीक है, डी ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो आपका यहां पे स्प्लिटिंग ऐसे होगा। हाँ, ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये T2G और ये EG, समझ में आया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर रहेगा तो आपका जो स्प्लिटिंग होगा उसमें ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वो नीचे रहेगा, और इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये ऊपर चला जाएगा। टेट्राहेड्रल में T ऊपर, T2G ऊपर, T मतलब ऐसे भी रख सकते हैं, T मतलब तीन बॉक्स वाला ऊपर। ठीक है, टेट्राहेड्रल T, T2G और T मतलब तीन मतलब 3, ऐसे याद रखते हैं, 3 वाला ऊपर आएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और बाकी ऑक्टाहेड्रल में समझ में आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में वो नीचे आ जाएगा, सिंपल उसका अपोजिट। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट करके याद भी कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल मतलब 3 वाला बॉक्स, और 3 बॉक्स वाला T2G होता है, और T2G जो होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये दोनों के बीच में एनर्जी लेवल का गैप आता है, और वो एनर्जी लेवल का गैप क्या होता है, ये होता है आपका, ये पूरा आपका जो डिफरेंस है वो डेल्टा T से डिनोट होता है। लेकिन ये वाला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा आपका 2/5 डेल्टा T, और ये हो जाएगा आपका 3/5 डेल्टा T। ठीक है, बस ये याद रखना है आप लोग को, और इसका कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम आपको बताएंगे। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लिए। चलिए अब हम लोग बताते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी वही चीज है आपका, यहां ये ऐसे हो गया, ऊपर जाएंगे हम लोग, यहां पे आ गया। अब तो बना ही लीजिएगा, आप लोग बता तो दिए। तो यहां से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। तो जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो ये जाके यहां पे बन जाएगा नीचे वाला, और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल का बना रहे हैं ना, और ये ऐसे बनेगा 3 वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका EG ऊपर चला जाएगा और T2G नीचे आ जाएगा, और ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टा HEDRAL हेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये हो गया आपका, और इसमें एनर्जी लेवल का गैप को क्या कहते हैं, ये डेल्टा नॉट से डिनोट होता है, डेल्टा O मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और यहां पे क्या होगा,
ये 3/5 डेल्टा O और यहां पे हो जाएगा 2/5। ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर क्या था हमारा 2/5 था, अब नीचे 3/5 था, तो अब क्या होगा उल्टा, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग को क्या करना है, अब इसको कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बता दिए ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना है? होगा तो आपको बता, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिससे हमें पता चलता है कौन हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन हमारा वीक लिगेंड है। तो CO कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, CN, EN, NH3, EDTA, NSE, यहां तक जो भी होता है ये सब होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वाटर से पहले वाला सब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और इसके पहले वाटर के बाद वाला जो भी है वो क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। तो आप लोग 2-3 याद रख सकते हैं, CN याद रखते हैं, NH3 लिख सकते हैं, CO याद रख सकते हैं, EN, यही 4-5 पूछता है आपसे एग्जाम में। और बाकी आपका वीक लिगेंड में आपको वाटर पूछ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब पूछेगा, OH लिख लीजिएगा, ये सब क्या है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा है 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इफ डेल्टा O मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी होता है वो दिखाया जाता है। P जो है पेयरिंग एनर्जी है, P जो है वो क्या है? पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा नॉट जो है वो पेयरिंग एनर्जी से छोटा है, the fourth electron enter one of the Eg orbital giving the configuration T3 2g E1g. Ligand for delta not P are the known as weak field ligand and form the high spin complexes. ठीक है, ये अभी बताएंगे कि पेयरिंग एनर्जी क्या ज्यादा होगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा। ये दोनों रहने दीजिए, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। मेन जो क्वेश्चन है वो बता देते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। देखिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग CFSE को हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, तब देखते हैं। तो CFSE इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला बस लिख लीजिए, हम क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। चलिए फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। ठीक है, चलिए ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों का लिख लीजिए फटाक से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा क्या? ये वाला Na4FeCN6। CN6 हो गया, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा? तो जल्दी से एक चीज बना लेते हैं, जैसे ये वाला, यहां से हमारा d ऑर्बिटल 2 भाग में बनेगा। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था? Eg ऊपर जाएगा और T2g नीचे रहेगा। ठीक है, और फिर हम लोग यहां पे देखेंगे कि हमारा क्या है, ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहां पे बचा हमारा क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहां पे क्या होगा? अगर Fe2+ बनाएगा ना, Fe2+ मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d6 रहेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे रहेगा? 1 2 3 4 5 और 6, और ये फिर क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करवाने के बाद क्या बचेगा? ये बच जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 2 बच जाएगा। मतलब क्या हो गया? सबसे पहले T2g में पूरा इलेक्ट्रॉन भरेगा इस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसी में पेयरिंग होगा
4 5 6, अगर 6 से ज्यादा रहता तब ऊपर जाता। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कहां रह गया, T2G में रह गया। तो T2G का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे CFAC में इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या था, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG 0 है, और ये डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी कभी कभी आपको दिया रहेगा, कभी कभी दिया नहीं रहेगा, इसलिए डायरेक्ट आप लोग कैसे लिखेंगे आप बता देते हैं। तो 6 चौको 24, 2.4 माइनस 2.4 P मतलब पेयरिंग एनर्जी, मतलब टोटल आपका CFAC आपका कितना आ गया, ये आ गया -2.4 डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी। डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, आंसर आपका खत्म। तो आपको समझ में आया ना क्या करना है, करना क्या है, ठीक है। हम आप दो स्टेप करना था। पहला ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फिर आप पता करिए कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, तो सबसे पहले T2G में पेयरिंग होगा। और अगर यही वीक फील्ड लिगेंड रहता, मान लीजिए यहाँ पे Cl रहता, क्लोरीन रहता, तो यहाँ पे कैसे जाता, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इजी में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता, और T2G में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता। तो उस तरीके से फॉर्मूला पे लगता। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब चीज में प्रॉब्लम हो गया तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। तो ये आ गया -2.4 प्लस पेयरिंग एनर्जी, यहां पे देखिए, ठीक है। नहीं, नंबर ऑफ पेयर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्ड मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, 1 2 3, तो वही 3 लिखा गया, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, और वो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा, जैसे देखिए अभी बताए थे Na4FeCl6, तो यहां पे देखिए क्या 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 हुआ। पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, देखिए यहां पे 6 है, तो 6 है तो इस तरीके से बनेगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर छठा यहां से पेयर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें T2G में कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा -0.4 इंटू, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस इसमें कितना है, ठीक है। और EG में आपका कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 0.4, और डेल्टा नॉट प्लस P मतलब एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, तो 4 4 16 हो जाएगा, तो -1.6 प्लस 0.8 डेल्टा नॉट प्लस P, तो ये हो जाएगा आपका, इसको माइनस जो करिएगा वो आ जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं। तो आपको हम लोग CFT निकालना समझा दिए, CFSC निकालना सिखा दिए, ठीक है। और आप लोग जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी बता देंगे। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ डेल्टा CFT ऑन स्प्लिटिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो होता है इज मोर इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। वीक नहीं, वीक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, CFSC के होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो CFSC क्या होगा, बढ़ेगा। ट्रांजिशन सीरीज जो होता है CFT में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है 5D को, फिर 4D को, फिर 3D को, ठीक है। फिर ज्योमेट्री जो होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, ये होता है आपका डेल्टा स्क्वायर, मतलब डेल्टा जो स्क्वायर होगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर का ज्यादा होगा डेल्टा नॉट से, फिर डेल्टा T से। ये जो है आपका उसका है, क्या कहते हैं, नीट का चीज है, ठीक है। ये दोनों सिर्फ याद रखिएगा कि डेल्टा T जो होता है 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट होता है, ठीक है। अब हमारा फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो गुड सिग्मा डोनर, मतलब सिग्मा जो बॉन्ड का डोनेशन होता है उस पे डिपेंड करता है।
पाई बॉन्ड एक्सेप्टर होना चाहिए, हाई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और स्मॉल साइज होना चाहिए। अब हमारा कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस पे चेंज होता है, मतलब अगर ब्लू रहेगा तो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वॉयलेट है तो येलो में चेंज हो जाएगा, और रेड है तो क्या होगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ये आपका नीट का है, ठीक है, वो सब ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये सब थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। आपको बता देते हैं कौन कौन सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है आपका, ठीक है। और इसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोग का। तो जो बस थियोरेटिकल चीज था, सीएफटी, ये सब ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। एक कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा खुद से भी करिएगा तो हो जाएगा। एग्जाम के एक दिन दो दिन पहले पढ़ के जाइए, हो जाएगा वो। और एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, हाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला याद रखें, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 होता है। एन जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसका डालेंगे 5 इंटू 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 35, हाँ 5 इंटू 2, 5 प्लस 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 7, तो अंडर रूट 35, इसका रूट निकालिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें एनसीईआरटी जरूर बना कर जाइएगा किसी भी चैप्टर का। तो इसमें आप लोग बना सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी का 9.28 बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 9.29 बना लीजिएगा और 9.30 बना लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग ऐसे सब तो इंपॉर्टेंट है ही, तो सब कुछ एक बार एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख लीजिएगा और क्वेश्चन साथ में रखिएगा, सब आपका बन जाएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।